क्वांटम नंबर पूरा चारों डिस्कस कर दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये सारा चीज डिस्कस कर दिया था। विद नोड क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड आज से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? सो बेसिकली जितने भी आपके पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है उनको फिल करना है। कहाँ फिल करोगे? जहां वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन? कहाँ मिलते हैं? अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेजिग्नेटेड स्पेस में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। यही बोलते हैं ना बेटा। सो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम लोग, यही है। ओके जी। तो सबसे पहले उनकी एनर्जी का एक आइडिया हो जाए, क्योंकि भाई कुछ भी हो हमें एक चीज तो पता है कि अगर एक से ज्यादा एनर्जी स्टेट कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किधर रखना है? सबसे कम एनर्जी जो, तो सबसे पहले उसको ऑक्युपाई करना है, उसके बाद उससे थोड़ा बेटर, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा ऊपर, एंड ऐसे करके चलना है। ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस होता है। इस प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरने वाले प्रिंसिपल को ही अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, तो ये भी करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हेडिंग डालो, एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबशेल्स। एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबशेल्स प्रेजेंट इन एन एटम। प्रेजेंट इन एन एटम। तो इससे पहले कि मैं वो चीज क्लियर करूं आपको, एक बार आप क्विकली मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट शेल जब हो तो उसमें कितने सबशेल मिलते हैं? सिर्फ एक। कौन सा? एस। 2 में कितने मिलते हैं? 2s एंड 2p। 3 में कितने मिलते हैं? 3। 3s 3p एंड 3d। 4 में कितने मिलते हैं बेटा? 4s 4p 4d एंड 4f। 5 में 5s 5p 5d 5f एंड 5g। 6 में 6s 6p 6d 6 बोलो f 6g 6h। 7 में 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। इसी तरीके से 8 में 8s 8p 8d एंड डॉट 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 ऐसे करके जाएगा। यही सारे सबशेल्स हैं, इन्हीं की एनर्जी के बारे में हमें देखना है। तो देखो, दो तरह के स्पीशीज हैं। एक का डिस्कशन जिसमें बोहर थियरी के हिसाब से स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन किया हुआ था, वो कौन से एटम्स थे? ऐसे एटम जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये तीनों ही कैसे होते? एक इलेक्ट्रॉन वाले। इनके अलावा कुछ ऐसे आयनिक स्पीशीज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो हाइड्रोजन जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम आयन He+, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। इन सभी में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज के लिए एनर्जी ऑर्डर अलग तरीके से निकालते हैं, एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एनर्जी ऑर्डर अलग निकालते हैं। ये दोनों का अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एनर्जी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। लिखो, एनर्जी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन या उसके जैसे स्पीशीज के लिए एनर्जी ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है? राइट, कैसे डिसाइड करते हैं? बड़ा सिंपल सा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन एन। एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन एन। पहला पॉइंट, ओनली डिपेंड्स ऑन एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, if n increases energy increases, that is, कहने का मतलब 1s में n is equal to 1 है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2s एंड 2p, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों में क्या ऑर्डर? दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? दोनों का n का वैल्यू कितना है बेटा? 2। इसलिए दोनों के लिए, क्योंकि सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड। ऐसे ही 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d।
ऐसे ही क्या 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। ये ऑर्डर किसके लिए है? फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब जैसे इसमें बड़े बढ़िया क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, अच्छा इसको एनर्जी वाइज दिखाने की कोशिश करो तो कैसे दिखाओगे? एनर्जी का मान लो तुम्हारे पास सारी नेगेटिव एनर्जीज ही हैं ना, इसको ऊपर रखेंगे तो 1s कहीं यहाँ होगा। मैं नीचे वाला एक्सिस मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के पेरिफेरी में जब भी रहता है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होती है। जब वो एकदम इनफाइनाइट पे चला जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? 0। ठीक है, तो यहां पे मैं लेके चल रहा हूं, ये रहा हमारा 1s, इसके ऊपर 2s 2p दोनों है। अच्छा जी, 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। s में कितने होते हैं? एक ही ऑर्बिटल। क्या हम लोगों ने किया है क्या? किसी गिवन सबशेल के अंदर L अगर हमें पता हो तो 2l+1 ऑर्बिटल होते हैं, तो s में 1, इसमें 3। ऐसे ही थर्ड में आओगे तो 3s 3p के 3 ऑर्बिटल एंड 3d के कितने ऑर्बिटल? 5। अच्छा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्बिटल ऐसे थोड़े होता है, ऑर्बिटल तो आपको मालूम है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ये तो सिर्फ एक जगह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रहने का एक जगह है, इसलिए कमरे कमरे बना रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही इसका मतलब है, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है। तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। आ रहे बात समझ में? अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका कौन सा है? क्या 2s है या 2p? कौन सा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? आंसर है सभी हैं सर, 2s भी है 2p भी है, क्योंकि अगर ये एक्साइट होकर यहां चला गया तो इनकी और इनकी एनर्जी तो एक ही है ना, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इधर भी। तो ऐसे मान लो कभी क्वेश्चन बनाना हो, मैं बोलूं कि इन हाइड्रोजन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड by giving certain amount of energy and it goes to first excited state, तो आपके दिमाग में आएगा सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो 2p 2s भी है एंड 2p के तीनों ऑर्बिटल है। मान लो मैं पूछूं उसका बताओ चारों क्वांटम नंबर का सेट, फिर कहोगे यार चारों कैसे बता सकते हैं? भाई n तो बता सकते हैं, अगर यहां है तो l और m दोनों बता सकते हैं, यहां अगर प्रेजेंट है यहां तभी तो बता पाएंगे। तो उसके लिए कहानी में कुछ और बोलेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और उसके पास एंगुलर नोड की वैल्यू 1 है। क्या एंगुलर नोड पता है 1 किसके लिए होता है? p के लिए। l का वैल्यू 1 है, तो समझ में आ रहा है, पुरानी चीजें जोड़ दी जा सकती हैं। तो l की वैल्यू 1 है तो इसके लिए एंगुलर नोड, अभी भी कहोगे अभी भी स्पेसिफाई नहीं हुआ, क्योंकि एंगुलर नोड 1 तो px के लिए भी होगा, py के लिए भी होगा, pz। लेकिन अगर बोल दे कि उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू क्या है? 0, इतना अगर बोल दे तो अब क्लियर हो गया कि भाई m की वैल्यू 0 तो सिर्फ pz के लिए होता है, उन ऑर्बिटल्स के लिए होता है जिनका लोब z एक्सिस पे लिए गए। समझ में आया? तो ये 3 कहानियां देना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, साथ में कितने नोड है उसके पास और उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशन, या फिर कितने लोग कह रहे हैं नोड बताने के बाद अगर नोडल प्लेन बता दे तो भी बता देंगे। जैसे मान लो y में है इलेक्ट्रॉन तो उसका नोडल प्लेन कौन सा होगा? xz प्लेन। अरे py, अरे मोटू लोग भूल गए क्या तुम लोग? ये डॉट 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 ये कौन सा है? py। तो ये कौन सा प्लेन है इसका नोडल प्लेन कौन सा है? ये अगर y है तो इधर x एंड इधर z होगा, बोलो। तो xz प्लेन विल बी द नोडल प्लेन। तो इतनी कहानी दे तो इससे भी आप फिगर आउट कर सकते हो। क्या सबको समझ में आ रहा है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वैसे इसका कौन सा होगा? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सा स्टेट होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये सारे के सारे बेटा, ये सब के सब। अच्छा बताओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल तुमको दिखाई दे रहे हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है? कितने ऑर्बिटल? 9, 5 इधर, 3 इधर और 1 इधर, कितने हो गए? 9। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है? 4। तो ये ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? और यहां से एक टर्म आता है ऑर्बिटल डीजेनरेसी। इसका मतलब होता है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर हुज एनर्जीज आर इक्वल। ऑर्बिटल डीजेनरेसी का मतलब क्या है? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर हुज एनर्जीज आर इक्वल।
So what is the orbital degeneracy of first excited state? 4. And what is the orbital degeneracy of second excited state? 9. Got it? लिखो ये बात सब, फटाफट नोट करो. Degenerate orbitals means orbitals of equal energy. Noted ना? And एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, orbital degeneracy of first and second excited state in hydrogen and H-like species, orbital degeneracy of first and second excited state of H-like species is equal to 4 and 9 respectively. इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 4. ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये. गॉट इट ना? समझ गए ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछूं कि यार फिफ्थ ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डिजेनरेसी कितना होगा? तो सॉरी, फिफ्थ शेल के अंदर ऑर्बिटल डिजेनरेसी कितनी होगी? तो क्या आंसर आएगा? 25. कैसे? क्योंकि ऑर्बिटल डिजेनरेसी उसी शेल में जितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसी को बता रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन n इज इक्वल टू व्हाट? n स्क्वायर. अरे ऑर्बिटल कैसे निकालते थे? nth शेल हो तो n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी देयर. सबको समझ में आ रहा है? बोलो. तो ये बड़ा शॉर्टकट है कि आप ऐसे कब कब बना के देखोगे भाई, आप तुरंत निकालो n स्क्वायर से, वहां से निकाल लेंगे. ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं. एनर्जी ऑर्डर फॉर एटम और आयंस. एनर्जी ऑर्डर फॉर एटम और आयंस energy order for atom and ions having more than one electrons, यहां कैसे डिसाइड करते हैं? यहां कैसे? तो यहां पे जो एनर्जी है इस बारी दोनों पे डिपेंड करेगा. किस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर. डिपेंड्स. एनर्जी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन n and l बोथ. इस बारी दोनों पे डिपेंड करता है. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई? आपको क्या निकालना है? n प्लस l का सम. क्या निकालना है? सम ऑफ n प्लस l. n प्लस l का सम इज हायर देन एनर्जी इज हायर. नंबर 3, if n plus l is same, then check the value of n. n higher, energy higher. ठीक है? n अगर हाई हुआ तो एनर्जी हाई हुआ. अब यहां जो मैंने यहां बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो बनाया हुआ है 1s 2s 2p 3s, फटाफट यहां तक 4f तक n प्लस l की वैल्यू निकालो. तो यहां से शुरू करो और यहां तक निकालो. सभी के लिए n प्लस l की वैल्यू. 1s के लिए कितना है, 2s के लिए कितना है, एंड ऐसे करके पूरा यहां तक, इतने सेट तक यहां तक करो. थोड़ा फास्ट करो. ठीक है, बोलो. निकाल लिया? अब बताओ 1s के लिए कितना आया n प्लस l, 2s के लिए
2p एंड 3s दोनों के लिए, 3p 4s दोनों के लिए, 3d 4p एंड इसको अगर काउंट करो तो इसका कितना है 5 और 5 का यहाँ का 5, ऐसे ये 6 होगा, ये कितना होगा 7। कुछ समझ रहे हो? ये ऐसी वाली लाइन एनसीईआरटी में आपको दी होगी, कुछ याद आ रहा है? बचपन में नर्सरी क्लास में जो पढ़ा था वो याद आ रहा है कुछ कि 1s। अब बताओ हमें बेसिकली क्या देखना है, n प्लस एल ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब इस वाले से एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा इन दोनों की होगी, यानी 2s से ज्यादा इसकी भी और इसकी भी, और इन दोनों से ज्यादा इन दोनों की, इन दोनों से ज्यादा इन तीनों की, एंड सो ऑन इट विल गो लाइक दैट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर सेम लाइन पे अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल आ गए, जैसे ये आ रहा है 2p एंड 3s, तो इनमें कैसे डिसाइड करें? रूल नंबर 2, n प्लस एल सेम हो जाए तो n चेक करो, n किसका ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? नीचे वाले, नीचे आएगा तो n बढ़ेगा, तो इसलिए एरो ऐसे बना दो, बना दिया, सॉर्टेड है। अब क्या ये कुछ कहानी याद आ रहा है ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट डॉट? मतलब अगर अब मैं यहां पे लिखना शुरू करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा एनर्जी ऑर्डर, देखो मैं लिखूंगा 1s का सबसे कम, फिर 2s का, और उससे ज्यादा 2p का, फिर 3s का है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 1s 2s ना, 2p 3s एंड देन 3p 4s। क्या दिख रहा है सबको? उसके बाद कितने लोग करें? DPS DPS 3d 4p 5s, एंड फिर 4d 5p 6s। इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं सर FDPS FDPS आ जा रहा है, 4f 5d 6p 7s 5f 6p 7p 8s। This is how the energy order will be। आसान है ना बड़ा? S दो बार आया है, फिर PS दो बार आया है, फिर DPS दो बार आया है, फिर FDPS दो बार आया है। ये सुनो, काउंटिंग करना शुरू करें तो भाई S शुरू 1 से होता है, ये 1 हो गया तो ये 2 है, P शुरू 2 से होता है, और ये S पहले 2 था तो ये 3 हो गया, ये 2 से था तो ये 3 हो गया, ये नंबर 4, ये शुरू ही 3 से होता है। देखना D कहां से शुरुआत होती है? थर्ड शेल से। 3D कब से शुरू होता है? थर्ड से। तो ऐसे करके नंबरिंग भी करते जाओ। कहने का मतलब याद करने का स्पेसिफिक जरूरत अपने आप सेट हो जाएगा, पैटर्न दिमाग एक्टिव रहोगे ना तो सारा पैटर्न दिमाग में एक ही बार में घुस जाएगा। तो याद हो गया एनर्जी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5 एंड लाइक दैट इट विल गो। समझ में आ गया? तो ये तो रहा एनर्जी ऑर्डर। क्लियर है? अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एनर्जी ऑर्डर कैसे दिखाओगे, ऐसे तो आसान है यार। 1s सबसे नीचे, उसके ऊपर 2s, उसके ऊपर 2p, 2p के 3 डब्बे, उसके ऊपर कितना 1s 2s 2p 3s एक डब्बा, उसके ऊपर किसका एनर्जी बोलो 3p 3 डब्बे। आ रहा है बात समझ में ना? ये क्या है? सबसे लोवेस्ट वाला, सबसे लोवेस्ट है ना। अगर मान लो मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन मतलब एटम ले लूं जैसे हीलियम, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 है ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूं कि यार इस डब्बे में भरे पड़े हैं, अगर ये उठ करके ऊपर की तरफ आ रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका कौन सा है? 2s। सेकंड कौन सा है? 2p। मैं पूछूं कि भाई 2p यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल डिजेनरेसी कितना है? आंसर विल बी 3, इजंट इट? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज दिस,
इस एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी इक्वल है? 3 डब्बे, तो ऑर्बिटल डिजेनरेसी आ रहा है। बस एक सबशेल के जितने ऑर्बिटल होते हैं सबकी एनर्जी पक्का सेम है। डी सबशेल का ऑर्बिटल डिजेनरेसी कितना है? 5। डी में कितने डब्बे हैं? गॉट इट ना? तो ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए, सभी को क्लियर है यहां तक? मिटा दूं इसको? चलो, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहला है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओ है राइट, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल हैं जिसके थ्रू क्या डिसाइड होता है? कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब हमें कैसे इलेक्ट्रॉन को लिखना है। सभी को क्लियर है? अब ये तीनों रूल को लेकर के चलते हैं एक एक करके एंड देखते हैं कि कहां पे क्या सेट बैठने वाला है। तो अफबाउ रूल क्या बोलता है? यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स must be filled in increasing order of energy. Make sense also? कि भाई पहले लोअर एनर्जी के जितने ऑर्बिटल हैं या जितने स्पेसेस हैं पहले उसको भरो, उसके बाद उससे ऊपर वाले, उसके बाद उससे ऊपर वाले, ऐसे करो। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, करना भी यही चाहिए, क्योंकि भाई हमें सिस्टम की एनर्जी क्या रखनी है? मिनिमम से मिनिमम, ताकि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। आ रहा है बात समझ? ओके, लेकिन अभी इस बात में क्लैरिटी नहीं है। चलो ये तो हो गया, उस नाते हमें ये समझ में आया कि 1s 2s एंड 2p अगर है और सबसे कम एनर्जी 1s की है, आई एम कंसिडरिंग पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, सॉरी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो 1s की एनर्जी कम है। लेकिन अभी इस रूल से ये तो आंसर नहीं मिल रहा है ना कि 1s में मैं 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, कि 1s में 2 रख सकता हूं, कि 1s में 3, कि 1s में 4। ये एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसके बारे में हमें सेकंड रूल बताता है। अब ये क्या बोलता है? इस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते समय किसी एक एटम के अंदर ऐसा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए जिसके चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाए, जिसके चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाए।
मतलब N L M अगर 3 सेम है तो स्पिन अलग होना चाहिए। तो 4 के चारों सेम नहीं हो सकते। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप वॉयलेट कर रहे हो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नोट करके लिखो ये सब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गवर्न्ड बाय 3 रूल्स। पहला अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड तीसरा लिख लो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले वाले में लिखो दे मस्ट बी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, that is subshell having lower energy is filled first, subshell having lower energy is filled first। कर लिया आप लोगों ने? आगे देखें, अगला लिखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फिल्ड सच दैट नो टू इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन कर लेना, ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने चाहिए। नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव same set of all 4 quantum numbers. No 2 electrons can have same set of, no 2 electrons can have same set of all 4 quantum numbers. Okay? यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ, पहले इन दोनों का ही बात समझ लेते, फिर तीसरे पे आएंगे। जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का करना हो, तो खैर ये तो बड़ा क्लियर है, 1s1 इलेक्ट्रॉन एक है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पॉली वॉयलेट नहीं हो रहा है। क्या 2s है? हाँ है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे ना। क्या 2p नहीं है? इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन वाला है, इसलिए इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बात हीलियम की आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो अब 1s 1 नहीं, बल्कि हमें क्या रखना है? 2। 2 क्यों रखेंगे? क्यों नहीं 1s1 एंड 2s1 कर देते हैं? आओ सोचते हैं, समझते हैं इस बात को। देखो, एक तो ये क्लियर है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो पहला ही रूल वॉयलेट हो गया, अंदर जगह खाली है, फिर भी आपने सेकंड में जाकर के। आप कहोगे सर जगह कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो सेकंड रूल लगा के देखते हैं, सेकंड रूल लगा के देखते हैं, सेकंड रूल लगा के देखते हैं। सेकंड रूल कौन सा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भाई उस हिसाब से अगर देखूं तो इसके n की वैल्यू कितनी है? 1, L की वैल्यू कितनी है? 0, M की वैल्यू 0, S की वैल्यू +12। अरे 1 था तो n 1 हो गया, S था तो L की वैल्यू 0, और L की वैल्यू 0 हो तो M की वैल्यू कितनी आती है? सिर्फ 0 आती। तो S की वैल्यू कितनी होगी? सभी को समझ में आ गया? ओके बेटा। ऐसे ही अगर मैं 2s के लिए करूं, 2s, तो 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2, L की वैल्यू कितनी है? 0, M की वैल्यू कितनी है? 0, और S की वैल्यू कितनी है? +12। कितने क्वांटम नंबर के सेट से? यही 3 ना। ये 3 और ये 3 सेम, लेकिन चौथा तो अलग है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा रूल वॉयलेट नहीं हो रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हो रहा है। कौन सा रूल वॉयलेट नहीं हो रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हो रहा है। क्या आ रहा है सबको समझ में?
लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वायलेट हो रहा है? सबसे पहला, when there is a space you have to fill the electron in lower shell first and then you have to go to the, क्या यहाँ स्पेस है? अब वो चेक करते हैं यार, 1 में क्या 2 डाल सकते हैं क्या? देखते हैं, एक डाल दिया, एक ऐसे डाला, और एक ऐसे डाला, एक ऐसे डाला। अब चेक करते हैं भाई दोनों में कौन सा सही। बताओ अगर ऐसा करते हो तो कितने लोग करें? इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए NL MS की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। N is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to 0 and S is equal to plus half। और यहाँ पे भी N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 एंड S की वैल्यू कितना? प्लस हाफ। क्या बताओ, चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर दोनों का बराबर हो गया? बोलो। अच्छा, अगर मैं डब्बा भी बदल देता तो कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर बदल जाता, लेकिन सेम बॉक्स रखोगे तो 3 के 3 वैल्यू तो सेम है ही। अगर स्पिन भी आपने सेम कर दिया तो सब गड़बड़। इसलिए बोलते हैं कि इनके रूल को ऐसे भी देखा जाता है कि एक बॉक्स में एट द मैक्स हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन से, क्योंकि जैसे ही आप तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आओगे वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने अप रखा, डाउन रखा, अप, अब इन दोनों के लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, तो ये आप कर नहीं सकते हो। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। ये कौन से रूल से पता चलता है? नॉट विथ अर्न्स रूल एंड नीदर विथ अफबाउ प्रिंसिपल। पता किससे चलता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नोट करके लिखो ये बात। Alternatively, we can say that in an orbital, a maximum of 2 electrons, in an orbital, a maximum of 2 electrons, in an orbital, a maximum of 2 electron can be, बोलिए, 2 electron can be filled, 2 electron can be filled and that must be in opposite spin। Otherwise problem क्या होगी? All 4 set of quantum numbers will be same। समझ में आया? तो हीलियम का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है? 1s2 तो है, ये सही है क्या? नहीं। ये सही है? हाँ जी सर। ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो 1s2 का ये था, इन दोनों में से ये गलत, ये सही, और दूसरा वाला तो गलत इसलिए है क्योंकि आपने जगह छोड़ दिया। कौन सा रूल वायलेट किया? हाँ, पॉलीज, इसमें कोई वायलेशन नहीं है, अफबाउ का वायलेशन। समझ में आ गया बेटा? चलो अब हम फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलते हैं। बताओ, हीलियम हो गया, अब लिथियम लिखते हैं। बताओ कितना आएगा? 1s2 एंड 2s। क्यों? क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर नहीं सकते, तो इसलिए आगे जाएंगे। बेरिलियम करते हैं, बेरिलियम का कितना आएगा? 1s2 2s2 एंड बस 4 इलेक्ट्रॉन था। बोरॉन कितना आएगा? 1s2 2s2 एंड 2p1। अच्छा, 2p में कितने डब्बे होते हैं? 3। p ऑर्बिटल में कितने, सॉरी p सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां भरूं तो सही है, यहां भरूं तो सही है, या यहां भरूं तो कौन सा सही है इन तीनों में से? हाँ, आंसर है तीनों के तीनों सही है। इतना ही क्यों, तुम नीचे डांस कराओ तो भी चलेगा, सर नीचे रहे तो भी चलेगा। क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई रूल चेक करते हैं, क्या अब वो वैलिड है? हाँ जी, हमने पीछे पहले भर रखा है, जब वहां जगह नहीं थी तो ही आगे आए थे। पॉलीज वैलिड है? बिल्कुल भाई, सर ऊपर किया या नीचे किया है, इससे पॉली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम तभी है जब एक ही घर के अंदर 2 बंदे सेम डायरेक्शन में अपना हेड पोजीशन किए हों, तो प्रॉब्लम। आ रहे बात समझ में? तो all of these things are valid because all 3 orbitals have same energy। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, एक सबशेल के जितने ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी सेम है, तो इसलिए इसमें भी रह सकता है, इसमें भी, कहीं भी रह सकता है। डिड यू गेट इट? ओके, ग्रेट। तो यहां बोरॉन तक सही है। कहानी इंटरेस्टिंग होती है कार्बन से, जहां पे 6 है। अब आप कार्बन का करके दिखाओ, फिर बात करते हैं। ट्राई करो, फिर आपको समझ में आएगा। पहले यहां तक नोट करते चलो।
कर लिया? कार्बन का किया आप लोगों ने? क्या आया बताओ? 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 में मैं क्या करूं? मैं ऐसे ऐसे कर लूं या ऐसे ऐसे कर लूं या ऐसे ऐसे कर लूं? क्या करूं आखिर? या इनफैक्ट ऐसे कर लूं? तो देखो हम चेक करते हैं, कोई रूल वायलेट किया? ऑफ बाउ तो क्लियर है, हम पॉली पे बात करते हैं। पॉली वैलिड, पॉली वैलिड, पॉली वैलिड। पॉली को प्रॉब्लम कब? एक ही कमरे में दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं रहने चाहिए, उसको तभी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई दिक्कत। तो यानी अब जो हमारा आंसर आने वाला है वो सिर्फ एक रूल है जो दे सकता है, एंड दैट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम। इनके रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब भी आप डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भर रहे हो, डिजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी या ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, अगर आप उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, ऐसे केस में आपको ऐसे भरना है सच दैट स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आए। क्या मैक्सिमम आए? इसीलिए नाम में उनके क्या है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तभी मैक्सिमम आएगा जब स्पिन मैक्सिमम आएगा। बोलो, टोटल स्पिन का मैग्नीट्यूड। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देते ऐसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी is written as 2 times of mod s plus 1, spin multiplicity। जहां पे s क्या है? s इज टोटल स्पिन। अब जैसे मुझे निकालना हो, से फॉर एग्जांपल इनके केस में, तो मैं s निकालूंगा इसके केस में, इसके केस में देखो देखो ध्यान से कैसे आएगा। एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन, एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ, मिलके क्या हो गया? 0। इसका निकालूं तो s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, मिलके क्या हो गया? 0। इसका निकालूं तो s का वैल्यू प्लस हाफ, आ गया क्या? कितना आया? 1। इसका वैल्यू निकालूं माइनस हाफ माइनस 1, लेकिन मॉड s निकालूं तो कितना? स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम किसका है? इसका है या इसका है या इसका? इन दोनों का है, इन दोनों का, क्योंकि जिसका मॉड s ज्यादा उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा हो। अरे बोलो यार, सब सही समझ रहे हो? तो इसका अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे 2 टाइम्स ऑफ मॉड s प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ गया? 3। यहां निकालोगे तो कितना आएगा? यहां निकालोगे तो कितना आएगा? अरे यहां निकालोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड s प्लस 1, मॉड 0 प्लस 1, कितना आ गया? 1। सभी को समझ में आ रहा है? बोलो। तो यहां 1 आ गया और इसके हिसाब से चीजें चल रही। क्लियर है सभी को? ओके बेटा। तो अब ये रूल को आप लिख लो एंड इसके हिसाब से हम करेंगे। अच्छा, इसको अल्टरनेटिवली कैसे देख सकते हैं? आप पेयरिंग तभी शुरू करो जब एक बार सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं सेम स्पिन से, तभी आप उल्टा स्पिन करो, पेयरिंग तभी करो। तो इस तरीके से भी देखा जाता है। लिखो ये, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, while filling the electron according to Hund's rule of maximum multiplicity, while filling the electron in a set of degenerate orbitals ब्रैकेट में लिख लो, ऑर्बिटल्स
having same energy. They should be filled such that spin multiplicity is maximum. Spin multiplicity is maximum. स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफाइन कैसे करते हैं? मैंने आपको बता दिया कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन। 2s प्लस लिख लो, वो कहानी लिखो जल्दी जल्दी। डन एवरीवन, हो गया बेटा? चलें अगला एटम किया जाए, नाइट्रोजन का करिए। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। करो नाइट्रोजन का। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई नाइट्रोजन में? 7। एटॉमिक नंबर जितना उतने इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3। बॉक्स में अगर दिखाया जाए तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है क्या? देखो तो ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट बताओ है क्या? ये करेक्ट है, देखो तो जरा। ये करेक्ट है? ये करेक्ट है? हाँ, सबके अगेंस्ट लिखो क्यों नहीं करेक्ट है, ये क्या वॉयलेट कर रही है? वायलेट्स, क्या वायलेट? हाँ, हंट्स रूल, ये क्या वॉयलेट कर? बोलो, हंट्स रूल, ये सो नहीं, ये बताओ बेटा। हाँ, इट वॉयलेट्स Pauli's rule is violated. ये सुनो, क्योंकि इसमें देखो तीनों अप स्पिन में हैं, तो इसमें और इसमें टोटल स्पिन सेम ही आएगा, तो इंटरेस्टिंग है। तो इस बात का ध्यान रखना, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से मिल जाए तो वो पॉली का वायलेशन होता है, बस आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? क्या जैसे नाइट्रोजन का वैसे ही सोडियम का वैसे ही सब कर लोगे क्या? क्या लग रहा है, कर लोगे? लग रहा है ऐसा तुम्हें? चलो देखते हैं फिर। एक काम करो, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है। रखा गया है ना? बोलो ओके जी। और आपने ये भी देखा होगा कि इसके सामने नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, कॉपरनीशियम नहीं, ऑर्गेनिसन होता है, ओजी होता है। सीएन होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंदर, ऑर्गेनिसन, ओजी, ये सब एक ही में। सही बोल रहा हूँ क्या? शिव याद है? ठीक है, ओजी। तो खैर इसका कॉन्फ़िगरेशन ये एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2। इसका बताओ 10 है, 1s2 2s2 2p। आर्गन का बताओ, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब जब हाइड्रोजन का करते हो तो ये 1s1 लिख सकते हैं। लिथियम का करते हो तो इसको 1s2 2s1। कितने लोग कह रहे हैं 1s2 को नोबल गैस नियरेस्ट वाले के टर्म में एक्सप्लेन कर दूं क्या? क्या इसको लिख सकता हूं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एंड 2s1। इसी तरीके से सोडियम करना हो तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1।
कितने लोग कह रहे हैं यहां तक, इसके जस्ट पहले तक ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं नियॉन N3S1। तो आई वांटेड दिस रिप्रेजेंटेशन टिल लास्ट, कैन यू डू इट क्विकली, करके देखो। कर लिया बेटा, सभी लोगों ने कर लिया, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, चलिए बताइए पोटेशियम का क्या होगा। कितने लोग कह रहे पोटेशियम से जस्ट पहले कौन फिल हुआ होगा, बोलो आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन यहीं पे और इसका 19 होता है, तो 4s1। ऐसे ही ये क्रिप्टॉन 5s, ये जेनॉन 6s, ये रेडॉन 7s। कुछ दिख रहा है, सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, NH1। जो उनका पीरियड नंबर वही जा रहा है, फर्स्ट पीरियड का है तो 1s1, सेकेंड पीरियड का है तो 2s1, फिफ्थ पीरियड का है तो 5s1 आ रहा है। उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई रुबीडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट, रुबीडियम के आउटर। अब कई लोग पुरानी बचपन वाली यादें ताजा कर देते हैं, 1s2 2s2 ऐसे करोगे तो 1 मिनट में सवाल नहीं निकलेगा, और जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो वहां स्पीड बहुत ज्यादा मायने करता है। स्मार्ट तरीका, रुबीडियम विच ग्रुप, ओके दिस ग्रुप, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH1, कौन से पीरियड का है 1 2 3 4 5, 5s1 स्ट्रेट अवे आंसर, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s कैन बी ईदर प्लस हाफ और बस ये चारों क्वांटम नंबर। आ रहा है बात समझ में सबको, ऐसे करके लिखा जा सकता, चाहो तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख लो। व्हाट विल बी द सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर outermost configuration of outermost electron of rubidium. Done? समझ में आ गया सभी को? चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो एक काम करते हैं हम लोग, किया जाए क्या कुछ काम? आ जाओ, बहुत काम करना है हम लोग को। बताओ, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, यहां तक होते हैं। इन सभी का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो नोबल गैस का मतलब इस फॉर्म में लिखो, लिखो जल्दी करो। थोड़ा अलर्ट रहना, पता है कहां पे, यहां के आगे अलर्ट रहना थोड़ा। पहले दोनों तो जल्दी हो जाएंगे, करके दिखाओ जल्दी। अच्छा, एटॉमिक नंबर पता है ना, कितना है? नहीं पता है? नहीं पता है, एक तरीका मैं समझाता हूं। थर्ड ग्रुप के अगर राइट साइड में आप आ रहे हो तो कुछ सेट ऑफ नंबर्स लिख लो हर पीरियड के अगेंस्ट। जैसे जो पहला पीरियड है हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, गैनिसन। इसके सामने का नंबर 2, फिर 8 8, फिर 18 18, फिर 32 एंड 32। ये इनका नंबर याद कर लो। और ये नंबर बड़ा सिंपल सा है यार, वही 2n² से आता है। n का वैल्यू 1 डालेगा 2 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 8 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 18 आ जाएगा। करके देख लोगे। अब ये नंबर याद करने का फायदा क्या है कि अगर मान लो इसका मुझे एटॉमिक नंबर मालूम हो हीलियम का और मुझे नियॉन का निकालना हो, तो डायगोनली जस्ट नीचे वाला ऐड कर दो। 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना होता है 18, 18 एंड 18 कितना होता है 36, 36 एंड 18 कितना होता है मोटू, बोलो जल्दी बोलो मोहित, कितना 54, 54 32 86। आ रहा है क्या बात समझ में? तो चलो बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये तो मालूम है, जल्दी बोलो 5 होता है। इसके सामने का नंबर कितना होगा, जल्दी 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 फटाफट, सामने का नंबर बताओ। इसके सामने का नंबर 2 नहीं, हाँ 8 है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट पीरियड का 2 होता है। फिर 8 8 18 18 30 32, चलो जोड़ो, 5 और 8 13, 13 और 18 31, 31 एंड 18, जल्दी बोलो यार, हाँ 49 एंड 32, बोलना यार, 81, 81 एंड 32, बोला 100 एंड 113, इजी हो गया। अब याद रहेगा जिंदगी भर, जिंदगी भर याद रहना चाहिए। तो कहोगे सर ये बताओ, आपने इधर तो बता दिया, थर्ड ग्रुप के इधर 1 2 3 का निकालना हो तो सामने सामने जोड़ देना, बस सामने सामने जोड़ देना। यहाँ क्या जोड़ रहे हैं, जस्ट नीचे वाला, और उधर बिल्कुल सामने सामने ऐड कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसके सामने का मैजिक नंबर 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 एंड 8 कितना हो गया 11, 11 एंड 8 कितना हो जाएगा 19, 19 एंड 18 कितना हो जाएगा 37, 37 एंड 18 कितना हो जाएगा, बोलो 55, 55 एंड 32 कितना हो जाएगा 87। यही होता ना, चेक कर लेना। तो 1 2 3 के लिए सामने सामने वाला ऐड किया जाता है, एंड 4 से लेकर के 18 तक के लिए ऐसे करते हैं एटॉमिक नंबर अगर आपको निकालना हो जल्दी तो, ठीक है। अदरवाइज वो ऐसे लिख लिख करके करोगे तो हो चुका, वरना एग्जाम में देता ही है। चलो अब फटाफट बताओ बेटा, जल्दी करिए। जल्दी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तुरंत। लिखो, जब ऐसे डायरेक्ट नहीं पता हो तो 1s2 2s2 वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, बाद में तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। क्या है बताइए।
कर लिया? इसका आएगा देखो ध्यान से, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, कहने का मतलब हीलियम एंड 2s2 2p1। ये इसी तरीके से आएगा नियॉन 3s2 3p1, आएगा ना? गैलियम में गड़बड़ हो जाएगा। गैलियम के केस में आर्गन ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो अगर तुमने आर्गन कर दिया एंड 4s2 एंड 4p1 कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। आर्गन में कितने होते हैं? 18। 18 और 3 कितना हुआ? 21। 21 इलेक्ट्रॉन इसका नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? स्कैंडियम का। मतलब गलत हो गया। क्या गलती हुआ? तो इसलिए रूल से भर के चलते हैं, देखते हैं क्या गलत हुआ। 1s2 2s2 2p6 3s2 ss ps एंड ps 3p6 एंड 4s2। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक क्लियर है। इसके बाद कितने लोग करें? 3d शुरू हो जाता है। 3d 4, बोलो 4p। तो अब यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन गिनो तो कितने हो गए? 18 हो गए क्या? देखो तो, नहीं 20 हो गए होंगे, बल्कि चेक करो, जोड़ो 8 ये 16 और 4 20 है। तो यानी 4s तक जब बढ़ता है तो 20 हो जाते हैं। और मैं कैसे बोला? क्योंकि मुझे ध्यान था कैल्शियम का 4s2 होता है, तो कैल्शियम का 20 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 20 के बाद कितने बचे? 31 है ना? तो यानी D10 पूरा करना पड़ेगा। 10 में कितनी कैपेसिटी होती है? अच्छा हाँ, कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं भाई। S में एक ही डब्बा है तो कितनी कैपेसिटी? 2। P में कितने डब्बे हैं? 3, तो कितनी कैपेसिटी? जितने डब्बे उसका डबल। D में कितने? 5 डब्बे होते हैं, तो D की कैपेसिटी कितनी होती है? F में कितने डब्बे हैं? 7 हैं, तो F 14। समझ में आया ना? तो इसलिए D में मैंने 10 रखा है, P में 6 रखा है, S में सिर्फ 2 रख रहा हूं। अब बताओ 4p में कितना आएगा? 1। सभी को क्लियर है? एक बात ध्यान रखना, भर देने के बाद जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो तो इनको शेल के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। शेल मतलब कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब जैसे देखो, ये 1 तो ठीक है, ये 2 भी ठीक है, ये 3 भी ठीक है, लेकिन 3 एंड 3 के बीच में 4 आ गया, तो इसको बाहर और इसको अंदर कर देंगे। मतलब इसको क्या भर दोगे? अच्छा, यहां से यहां तक कितने लोग को दिख रहा है कि यही क्या है? व्हाट इज दिस? एंड देन एंड 4s, फिर हो गया D10 4s2 एंड 4p1। कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन? अब काउंट करो, सही आ रहा है? तो आपने कौन सा मिस किया था? सिर्फ यही जो यहां लिखा था, उसमें ये 3d10। और जो पीरियोडिक टेबल को देखते हैं उनसे कभी गलती ही नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम बढ़ता है, उसके बाद लिथियम, एंड फिर ये सेकेंड नियॉन तक, उसके बाद सोडियम से लेकर के कहां तक? आर्गन तक। आर्गन के बाद यहां पे क्या आएगा? पोटेशियम यानी S, बोलो। इसके बाद शुरू होगा कैल्शियम, इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो यहां से 3d1 3d2 कहानी शुरू हो जाएगी। एंड फिर कौन सा आता है? तो अब अगर आप देखो तो बोरॉन यहां है, एल्यूमिनियम यहां है, गैलियम यहां है, तो D भरने के बाद ही तो गैलियम आएगा ना, इसलिए तो पीरियोडिक टेबल देखोगे तो गलती नहीं होगी। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात आपको ये समझानी है कि ऐसे ही इंडियम का करोगे बेटा तो ये क्रिप्टॉन आएगा, एंड ये 4d10 एंड 5s2 एंड 5p1। लेकिन थैलियम का करने जाओगे, कौन से पीरियड का है? 6th पीरियड। तो इसके केस में 4f आ जाएगा पहले, 5d10 6s2 6p1 एंड क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन। अब आओ गिन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। जेनॉन में कितने थे? 54। तो 54, ये 14 10 कितने हुए? 24 और 2 26 और 1 27। जोड़ो, आ रहा है क्या? समझ गए ना? तो ये 4f की एंट्री हो जाती है 6th पीरियड से। सो पीरियड नंबर 4 से एंट्री होती है किसकी? 3d की। और 6 से एंट्री किसकी होती है? अब ये दो बात अगर आप दिमाग में रखते हो तो कोई गलती आपसे नहीं होने वाला है। रही बात इनके आउटर मोस्ट की कॉन्फ़िगरेशन,
तो आउटर मोस्ट में तो इनका S2P1 ही है, तो यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1। समझ में आया? तो जैसे बोरॉन का बता दिया वैसे ही पूरे का निकाल लोगे, खुद से कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें दिखा, आखिरी इलेक्ट्रॉन आप जहां भर रहे हो वो जिस भी सबशेल में जा रहा है वो उसी ब्लॉक का मेंबर हो जाता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो S का मेंबर हो गया, इसलिए S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो S में 2 ब्लॉक, S ब्लॉक में 2 मेंबर्स हैं, एल्किली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। D में 10 भर सकते हैं, इसलिए D के 10 स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 10 हैं, काउंट कर लोगे। P में 6 भर सकते हैं तो इधर, और F में 14 भर सकते हैं, इसलिए उनकी लंबी लिस्ट है ऐसे, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सिमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड लाइक दैट, पूरा पूरा कहानी। आ रहा है बात समझ में? so that's how we basically have to prepare it। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब कहानी शुरू करेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, पूछेगा वो डी, एंड डी में भी कुछ खास जगह पे पूछेगा। कहाँ पे? उसी के बारे में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। कुछ एनॉमलीज हैं इसमें, उसको समझेंगे कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पहले कर तो लेते हैं, इसके बाद कहानियां करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेंबर ऑफ द डी ब्लॉक, दैट इज स्कैंडियम। कैन यू गाइस डू इट? टाइटेनियम, वेनेडियम, ट्राई करिए। किसमें? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p आएगा। तुमने अलग लिखा है? दिमाग पे जोर डालो थोड़ा, बिना देखे लिखो खुद से। वो बताया था ना, SS, PS, PS, DPS, DPS, वैसे करके देखो। ये ऑर्डर एकदम याद रहना चाहिए, देखना नहीं पड़े उसको ना। कर लिया बेटा आप लोगों ने? बोलिए। चलिए देखते हैं स्कैंडियम। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 21। करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, SS, PS, PS यानी 3p, 4s2, फिर DPS 3d1। क्या सभी को समझ में आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक टर्म भी समझते हैं ताकि साथ के साथ हम बहुत सारी और भी चीजें करते चले। उसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? डिनोटेड बाय यूजुअली म्यू।
और मैग्नेटिक मोमेंट का जो कॉमन यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन शॉर्ट फॉर्म में बीएम बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। बीएम, गॉट इट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं? तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना, दो तरीके का है। एक तो ऑर्बिटल में कैसे, और एक अपने खुद के एक्सिस पे जो, यानी स्पिन, और दूसरा कौन सा, ऑर्बिटल। ये दो रीजन की वजह से आता है। इट अराइजेस ड्यू टू बोथ ऑर्बिटल मोशन and the second one is spin motion. Orbital motion and spin motion. Now coming back to the point that orbital motion and spin motion में हम किसे कंसिडर करने की कोशिश करेंगे? ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन में हम किसे? तो देखो, जो डी के खास करके 3D वाले, उनके केस में बेटा स्पिन का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को बड़ा आसान है निकालना। कभी भी इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है ड्यू टू स्पिन ओनली। दैट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, n+2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको वो देखना है। ये वैल्यू मोस्ट केसेस में नेग्लिजिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे इनर ट्रांजिशन में चले जाओगे और जगहों पे जाओगे, इनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता है ना, दोनों के वजह से है। बट यूजुअली ये 3D, खास करके 3D के केस में, 3D मतलब समझ रहे हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटल्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इनको 3D बोल रहे हैं। तो क्या आप क्विकली कर लोगे इसको? हाँ, जल्दी करो। क्या आ रहा है सभी को समझ में? इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, बताओ। कितना है? D1, एक ही n पेड़ है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √1, 1+2, कितना आ गया? √3 बोर मैग्नेटॉन आ गया बेटा, 1.732 बोर मैग्नेटॉन। ये सुनो, टाइटेनियम का बताओ, 1s2, 2s2 डॉट 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 करते करते कहाँ तक आएंगे? 3D 2 तक। भाई इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, ये सारा कहानी करते करते कहाँ आएंगे? 3D 3 तक। इसको थोड़ा स्मार्ट वे में लिखा जाए तो क्या मैं वेनेडियम को ऐसा लिख सकता हूँ, आर्गन एंड देन 4s2 एंड 3D। कैन आई से लिख दिस? कितने अनपेयर्ड है भाई इसमें? तो यहाँ 2 है तो एक के बाद दूसरा यहाँ भरेंगे। इसमें अगर D वाले की बात करो, 1, 2 एंड 3 यहाँ भरेंगे।
तो यहां पे 3, अगर मैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो क्या √3 एंड 3 + 2 कितना √15 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। इसके केस में बात करोगे तो कितना आएगा म्यू का वैल्यू √2 2 + 2 कितना √8 बोर मैग्नेटॉन। आ रहा है कैसे को समझ में? हाँ अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे ही इनके आयनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि स्कैंडियम का कर तो लिया, बताओ स्कैंडियम +1 का क्या होगा। टाइटेनियम का तुमने कर तो लिया, टाइटेनियम +2 का क्या होगा। वेनेडियम +2 का क्या होगा। इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, तो ये निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, यानी सबसे बाहर कौन है इस एनर्जी के हिसाब से, सबसे बाहर कौन है डी वाले। तो हमें क्या लगता है कि हम डी से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, लेकिन जब इसका वैल्यू चेक किया गया मैग्नेटिक मोमेंट का, तो उससे ये रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डी से नहीं बल्कि 4s से निकलता है। अब ये क्या बात हुई, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने लॉजिक दिया कि भाई जब भर रहे हो तो फॉलो द ऑल द प्रिंसिपल, लेकिन भर लेने के बाद उनको रीअरेंज कर दो एनर्जी के हिसाब, शेल के हिसाब से रीअरेंज कर दो। कहने का मतलब जब आप वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तब तो आप पूरी कहानी लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d कितना 3, लेकिन आफ्टर फिलिंग दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ शेल, कि पहले 1 भर दो फिर 2s2p भर दो, मतलब भर क्या दो, ये भरा हुआ है बस इसको रीअरेंज करना है। 3s2 3p6 कर दो एंड फिर 3d कर दो और उसके बाद 4s करना। तो अब इस हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई, तो निकलेगा कहां से 4s से। इसलिए वेनेडियम आपको 2+ का करना है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 एंड 4s 0। मजे की बात है इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी √ कितना 15 और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट √ 15। लेकिन अगर हम s से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते यहां से 2 के 2, सॉरी कहां की मैं बात कर रहा हूं, d वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लेते 2 तो एक ही अनपेयर्ड होता, √1.732 आता, √3 की वैल्यू। समझ गए ना? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि वाइल डूइंग द आयनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको उसको शेल के हिसाब से अरेंज कर देना है। डी के केस में ऐसा करना है, ऐसा वैसे हर जगह करना है, हर जगह करना है। जब भी आप प्लस बना रहे हो तो पहले आप शेल के हिसाब से अरेंज कर दो, ठीक है? इतना काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आ रहे बात समझ में? तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करो जरा। पहले इतनी कहानियां लिखते चलो, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह की सारी इसके बाद। हाँ यहाँ शुरू करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड फिर मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेना। पहले तो इन सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख लो फिर मैग्नेटिक मोमेंट। मेरे लिए स्पेस थोड़ा बड़ा है, मेरा नोटबुक बड़ा है तो मैं सारी चीजें पैरेलल कर ले रहा हूँ। तुम्हारे नोटबुक छोटे हैं उस हिसाब से एडजस्ट करो। कर लिया सभी ने नोट? क्वेश्चन लिखो तो। What should be the charge on vanadium so that its magnetic moment is 1.732 Bohr magneton? What should be the charge on vanadium so that what? बोलो, its magnetic moment is 1.732. 1.732 मतलब √3। वैसे बताओ एक तरीका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जितना दिया हो पॉइंट वाली सारी वैल्यू उड़ा दो,
जो बचा है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। जैसे मान लो 2.6 आता, 62, तो यार अब रूट लेके कौन सॉल्व करेगा? तो आप 0.62 हटा दो, जो बचा है ना वही n का वैल्यू है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। कर तो वैसे भी लोगे तुम लोग, समझदार हो नहीं? बताओ कितना आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या होगा? +1 मत बोल देना, क्योंकि वो n ये n सेम नहीं है, वो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है और ये n चार्ज है, चार्ज है ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 होंगे, दैट आई एग्री, क्योंकि ये लिखा, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 1। कैसे आया समझ में आ रहा है ना? √3 की वैल्यू रूट ओवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस बार फॉर्मूला थोड़ा u लिख करके कर देता हूं, कोई दिक्कत? +2, जहां पहले n लिखता था वहां u। क्यों? क्योंकि इस बार इसने चार्ज n ले लिया है, तो सेम सिंबल लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आई भाई? 1। 1 रखने से √3 आया था, समझ में आया? अब अनपेयर्ड 1 रखना है वेनेडियम के, तो वेनेडियम के अनपेयर्ड 1 कब हो सकते हैं? अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 3 पहले ही यहां पे है, एक और आ जाएगा 4। 3 कैसे दिख रहा है ना डी में, ऐसे। दूसरा निकालोगे तो भी 3 रहेंगे, तीसरा निकालोगे तो अभी 2 रहेंगे, चौथा निकालोगे तो 1 बचेगा। तो आंसर इज इट मस्ट बी V+4, क्योंकि V+4 हुआ तो 3D 1 बनेगा और एक अनपेयर्ड तभी आएगा। समझ में आया? कितने लोगों का सही हुआ? गॉट इट? यहां तक क्लियर है? हाँ, ओके। तो अब जब आगे कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करोगे तो इस पूरे जगह में 2 जगह पे प्रॉब्लम आती है, एक होता है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर 3D सीरीज में। कहां पे प्रॉब्लम है? क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का जब हम करते हैं 24 है ना, तो हमें लगता है कि इसका आना चाहिए आर्गन एंड 4s2 एंड 3d4। देखो ना, जोड़ो 18 एंड 2 20 एंड 24, ऐसा आना चाहिए। s तक तो 20 हो गया, d1 d2 d3 d। क्रोमियम के नीचे कौन है? मैंगनीज। आर्गन ये 4s2 एंड 3d5 आना चाहिए, और होता भी है। मैंगनीज के नीचे आयरन, ये 26 होता है तो d6 होगा। 4s2 3d6, यहां तक करेक्ट। जब मैं बात करता हूं आयरन के नीचे कौन सा हो गया? बोलो। आयरन कोबाल्ट 27, आर्गन तो ये भी सही है 4s2 3d7। जब बात आती है निकल 28 की, तो ये आर्गन 4s2 एंड 3d8 यहां। कॉपर ये 29 है यहां, क्या आर्गन, ये आर्गन है 4s2 एंड 3d9 एंड 30th इसके बाद जिंक आता है, इसमें लिखा है आर्गन एंड 4s2 एंड 3d10। क्या सभी को समझ में आ रहा है? 4s2 एंड 3d10। तो गड़बड़ ये है और ये है, दोनों, एक 24 नंबर वाला और एक 29 नंबर वाला गलत है एटॉमिक नंबर। इनके करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5 एंड इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन में कुछ खास बात आपको देखने को मिलेगा। डी के पांचों डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसके डी के पांचों डब्बों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। ये हाफ फिल्ड है और ये फुली फिल्ड है। इनको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कौन से चीज को ये वॉयलेट कर रहे हैं? कौन से रूल को? कौन से रूल को वॉयलेट कर रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन?
3 रूल थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ऑफ-बाउ, पॉलीज, एनोड्स, किसको वायलेट कर रहे हैं? ऑफ-बाउ। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहे हैं ना, फिर भी यही करेक्ट है। इसका मतलब वो जो हमने रूल वगैरह पढ़ा था ना, ठीक है, वो अपने समझने के लिए ठीक है, बट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की वैलिडिटी कई जगह चेक होगी, और वो जगह कौन से हैं? डी ब्लॉक वाले बहुत सारे मेंबर हैं एंड एफ में, डी में भी है एंड एफ में, ये दोनों तंग करते हैं। बोलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या कारण है आखिर? चलो तंग तो किया, कुछ तो स्टेबिलिटी मिल रही होगी, एनर्जी कम हो रहा होगा तभी तो। क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसके 3 कारण दिए जाते, 3, जिसमें आप लोगों को एक ही मालूम रहता है मोस्ट केसेस में। कौन सा? हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल, यही है ना। रीजन 3 है। सबसे बड़ा जो रीजन है कि जैसे ही हम डी की तरफ बढ़ते हैं, एफ की तरफ बढ़ते हैं, तो NS, N-1D और N-2F, इनकी एनर्जीज लगभग पास आ जाती हैं। कहने का मतलब NS अगर यहाँ है तो N-1D, जरा N+L देखो तो इसका कितना आएगा? L की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए? D के लिए 2 होती है ना, तो यानी N+1, मतलब जो ND है, N-1D है, वो ऊपर तो होता है लेकिन बड़ा नजदीक होता है, बिल्कुल नजदीक, इतना नजदीक होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर चाहे तो यहां से यहां जंप कर सकता है। सो एनर्जी गैप बिटवीन NS, N-1D, N-2F, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 4F की एनर्जी किसके? 5D, और उसकी एनर्जी 6S के नजदीक होती है। उसी तरीके से 3D की एनर्जी 4S के नजदीक होती है, 4D की एनर्जी 5S के नजदीक होती है। इस वजह से जंपिंग पॉसिबल है, पहला कारण। दूसरा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं तो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड अगर बन रहा हो तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की वजह से। लेकिन बड़ा वियर्ड सा चीज है, यहां तुम्हें 3D सीरीज में तो फिर भी दिखेंगे हाफ फील्ड फुल फील्ड। मैं तुम्हें कई ऐसे जगह दिखा सकता हूं जहां हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड नहीं भी हैं, फिर भी जंपिंग हो रही है, जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम। इनके केस में अगर आप बात करो तो प्लैटिनम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D9 एंड S1 होता है। ये तो फुल्ली फील्ड भी नहीं हुआ, फुल्ली फील्ड भी नहीं हुआ तब। तो इसलिए सिर्फ ये बोल देना कि नहीं हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, कितने सारे गलत आंसर आप कर जाओगे एक लाइन में। बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल्ली। हाँ, क्या कारण है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड बेटर हो जाते हैं? तो इसके पीछे कारण है, एक तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन है, और जहां भी सिमेट्री होती है वो अपने आप में अनइवन, कोई भी चीज उसमें नहीं है तो वो स्टेबल खुद ही होता है। टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। दूसरा कारण ये है कि इसमें एक्सचेंज पेयर्स बनते हैं, एंड क्वांटम प्रिंसिपल के हिसाब से अगर एक्सचेंज पेयर जितने ज्यादा बनेंगे, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे से जगह अदला बदली कर लेते हैं, ये उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ आ जाता है, ये उठ के यहाँ, क्योंकि ऐसा करने से इनके लुक में कोई चेंज, लुक एंड फील में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ आ जाए तो भी एक जैसे ही दिख रहे हैं, सेम स्पिन टू सेम स्पिन। एक्सचेंज पेयर्स कितने बनते हैं भाई? P3 में एक्सचेंज पेयर्स कितने हैं? तो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, कितने बने? 3। पूछा जाए अगर मान लो D5 है तो कितने बनेंगे? तो आंसर है 5 × 4/2, कितना हो गया? ये कैसे निकाल रहा हूं? तो सेम स्पिन के अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उसका फॉर्मूला है एक्सचेंज पेयर इज इक्वल टू n × n-1/2, जहां पे n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन इन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल, इतने पेयर बनेंगे। तो D5 में कितने सेम, कितने कितने ऐसे हैं जो सेम है?
D5 में कितने हैं जो सेम होंगे? डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा? 5 ना? तो देख, ये वाला चारों से कर सकता है, इससे एक्सचेंज कर ले, इससे, ये इससे, ये इससे, 4 बना। ये पहले इससे कर चुका है तो अब आगे ले जाएंगे। ऐसे ही अगला वाला सिर्फ 2 के साथ, उसका अगला वाला सिर्फ 1, कितने हो गए? 4 3 7 दोनों 1। यहीं से सम आता है वो n इंटू एन में। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ D9 का कितना होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो, डब्बा पहले बनाओ, 1 2 3 4 5, ये ऐसे। बाकी इन पांचों का कितने लोग कह रहे हैं, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, अभी निकाले। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं डाउन वाले भी तो हैं, कितने हैं डाउन वाले? 4। तो इन चारों का अलग से देख लो, इन चारों का फॉर्मूला लगाओ, 4 इंटू 3/2, n इंटू n माइनस 1, सेम स्पिन में होना चाहिए। तो टोटल जोड़ लो, 10 + 6, टोटल कितना आ गया? 16 एक्सचेंज पेयर्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना, एक्सचेंज पेयर में गलती ये मत कर देना कि n इंटू n माइनस 1 में 9 डाल दिया। सेम स्पिन एक्सचेंज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर स्पिन सेम नहीं है तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे, नीचे वालों का अलग, ऊपर वालों का अलग। तो क्या रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे आप फॉर एक्सेप्शंस? नंबर 1, एनर्जी ऑफ दीज कहानी, ये वाली कहानियां सिमिलर होती है। नंबर 2 पे क्या लिखोगे? मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स, exchange energy or exchange pairs for half filled and fully filled. And वो symmetrical तो होते ही हैं। And number 3 is pairing करने से प्रॉब्लम होती है, pairing causes repulsion। ये 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों को प्रोनाउंस किया जाता है, इन्हीं दोनों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लो क्रोमियम कॉपर का, इसके आगे मैं भी डिस्कस कर लिया बेटा? सभी लोगों ने कर लिया? किसकी? अच्छा, एनर्जी ऑफ 4f एंड 5d एंड दीज एनर्जी, आई मीन ये एनर्जी सिमिलर होती हैं। 4d 5s की, 3d 4s की, 4f 5d एंड 6s की एनर्जी सिमिलर होती है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ ns n-1d n-2f आर सिमिलर। मतलब गैप ज्यादा नहीं होता है, इसलिए जंपिंग इजी हो जाती है। और जंप करने से फायदा मिलता है, नहीं D9 करेगा तो एक्सचेंज पेयर बढ़ जाएंगे ना, D8 से तो ज्यादा ही एक्सचेंज पेयर बनेंगे, D10 में सबसे ज्यादा बनेंगे। इसलिए हाफ फील्ड फुल फील्ड को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देते हैं, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है तभी जंपिंग होगी, मतलब पीछे से ऊपर की तरफ जंप। और जंप जब भी होगा तो S के इलेक्ट्रॉन 2 से 1 हो जाएंगे। पूरे D में सिर्फ एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे S का पूरा इलेक्ट्रॉन ही गायब होकर D में चला गया, और वो कौन सा है पता है? ये पैलेडियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन D10S0 होता है। पूरे 3D में जहां एक्सेप्शन भी है, नॉर्मल है तो वो S2 है एंड D के हिसाब से अपना मैनेज कर लेंगे। एक्सेप्शनल है भी तो NS1 होता है एंड D में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वही S वाला जंप करके चला जाता है। लेकिन
पैलेडियम एक ऐसा मेटल है जहाँ पे S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा पूरा उठ के D में चला गया, D10 हो गया। अच्छा, ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि यार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि निकिल का आपको पता होना चाहिए D8 एंड S2 28 होता है ना, अभी किया था हमने, सेम ग्रुप में है, तो इसका भी D8 S2 होना चाहिए। यहाँ पूरा 2 इधर आ गया तो D10 S0 हो गया। क्या सेम D नहीं रे बाबा, ये 3D है, ये 4D है, 5D है, ऐसे ही S, ये 4S, ये 5S है, वो अंडरस्टूड है, उसकी की बात नहीं कर रहा हूँ। गॉट इट? तो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया 3D सीरीज का। ऐसे ही क्या 4D सीरीज का? 4D में देखोगे तो बहुत सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे हैं, मतलब 4D में सबसे ज्यादा है, बल्कि 4D सीरीज में सबसे ज्यादा कितने हैं निकालता हूं मैं आपको। 4D सीरीज, ये स्कैंडियम था, इसके नीचे क्या होता है, यट्रियम ना, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यही है। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, दीज आर द मेंबर्स। ठीक है, इसमें ये दोनों बचते हैं, ये बच जाता है, और इस पे थोड़ा डिबेट है लोगों का, 1 2 3 4 5, इस पे थोड़ा डिबेट है, बाकी ये सब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ये सब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे लाइन से, लाइन से। ये नंबर 3 का था ना, तो एक्सपेक्टेड क्या था तुम्हारा? नंबर 3 का था ना, क्या एक्सपेक्टेड था इसमें कि ये क्या होगा, D3, लेकिन ये D2 सॉरी D4 हो जाता है, और S1, S का ही इलेक्ट्रॉन गड़बड़, एक्सपेक्टेड से एक ज्यादा D में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे ये 4th नंबर पे है, 1 2 3 4, D4 होना चाहिए, ये क्या हो जाता है, D5, क्रोमियम के नीचे वाला है ना D। ये 6वें नंबर पे है तो D6 एक्सपेक्टेड, D7, ये D8, और ये वाला मैंने बताया था जहां पे D8 होता है एक्सपेक्टेड, लेकिन ये D10 हो जाता है, S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, अभी बताया था ना मैंने पैलेडियम वाला का। सिल्वर में एक्सपेक्टेड 9वें नंबर पे है तो D9, जबकि इसमें होता कितना है, D10, एंड S में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, S में 1 ही रहता है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही बेटा नीचे आप जाओगे तो उसमें थोड़े कम मिलते हैं, और उसके नीचे तो कॉन्फ़िगरेशन को एनसीईआरटी से एक बारी ओवरव्यू कर लो, मैपिंग कर लो, एंड इसी हिसाब से आप आओगे एफ ब्लॉक में, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर पे है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन करना आप, तो इसमें आप देखोगे F में 7 हो जाता है, जबकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे F में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे होते हैं, D एंड S में उस तरह से एलोकेट करना पड़ता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जितने F ब्लॉक हैं इसमें एक्सचेंजेस D एंड F के बीच में होता है, इनमें S का 2 इंटैक्ट रहता है। आप करके देखना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आगे एनसीईआरटी से आप कंटिन्यू करना। सो विद दिस एवरीवन, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंक्लूड होता है, लेकिन ये खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक एटम का करेक्ट पिक्चर भी दिमाग में जाए, क्योंकि सारा डिसरप्ट कर दिया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद से। ध्यान है, उससे पहले हमें बड़ा अच्छा लगता था एटम बनाना, यहाँ न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन, 1 में 2, फिर उसके बाद 8, उसके बाद फिर ऐसे करके बनाते थे। अब जैसे ही हाइजेनबर्ग आया, ये कहानी ही बदल गई। जब ये कहानी बदल गई तो मैं पूछूंगा, आज के डेट में अगर भगवान आपको दिव्य दृष्टि दे दे देखने के लिए, कि एकदम तुम देख पाओ, वाह वाह एटम कितना जबरदस्त है, तो आप बताओ सोडियम एटम कैसा दिखाई देगा? हाउ विल यू विजुलाइज सोडियम एटम? बिल्कुल ऐसा मत बोलना, ये बहुत पुरानी बात है, हमारे पिछले जन्मों में ऐसा सब लोग सोचते थे, इस जन्म में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हमारे नए जन्म में, कब जन्म लिया होगा, 90s के आसपास, कहीं 2000 के आसपास, यही होगा ना जन्म का ये। पिछले जन्म हो सकता है, पिछले के पिछले जन्म में जल्दी अगर निकल लिए होगे तो और
पहले वाले में लोगों को ये था कि ऐसे रहता है, तो अभी हमारे लिए ये वैलिड नहीं है। फिर कैसे देखे, तो बोलते हैं देखो करेक्ट तरीका क्या है, क्वांटम के हिसाब से चलो। सोडियम का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो नए जन्म में हमें ये पता चला कि s में इलेक्ट्रॉन रहता है p में, तो कैसे देखेंगे, आप यहाँ न्यूक्लियस बनाओगे, इसके चारों तरफ 1s, इसका क्लाउड दिखाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, कितने, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट्स में, सिंबल ये फॉर्म। इसके ऊपर 2s और बड़ा है, स्फेरिकल है और बड़ा होगा, जितना बाहर जाओगे उतना साइज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 3, x y एंड z, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। 6, इसके बाद 3s, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ यू शुड विजुअलाइज सोडियम एटम। आगे बात समझ में, ये ऐसे देखना है एटम को। अब अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन बताओ कैसा है, तो आपको इसी फॉर्म में देखना है। ऐसा कभी देखा था आज से पहले जीवन में, ऐसा देखा था नहीं। सोचो इतनी सारी क्लासेस पढ़ ली, सब पढ़ाई करके बैठ गए हैं, यही नहीं पता है अभी हम लोग को। तो ऐसे आपको पिक्चराइज करना है। इसका फायदा केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत मिलता है। जैसे अगर कभी कोई बोले कि बताओ भाई नाइट्रोजन N2 का जो VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से बॉन्ड है वो कैसा होगा, तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3 है बेटा। वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप से बनते हैं। कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ऑर्बिटल पोजेसिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें है, p में। p के कौन से, px py एंड pz। तो इसलिए नाइट्रोजन 1s 2s 2px ऐसे करेंगे, y ऐसे करेंगे, z ऐसे करेंगे, इनको लाके ऐसे चिपका देंगे। ये देखो पेयरिंग हो गई। y को ऐसे दिखा लो, z को ऐसे दिखा लो। क्या समझ में आया। सो N2 में 3 बॉन्ड है, px px y y एंड z z ऐसे करके। सो अगर आप ऑर्बिटल के हिसाब से एटम को नहीं देखते हो, जिंदगी में तकलीफें बहुत बढ़ने वाली हैं। और अगर इस हिसाब से देखते हो तो वेल एंड गुड, एकदम चिल करोगे, आगे समझ में पूरा चीज आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छी तरीके से जान चुके हो। हमारी ये इंटरेस्टिंग जर्नी टू नो अबाउट द एटम एंड्स हियर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।